साथियों, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैंने पिछली बार आपको दक्षिण अमेरिका के अंदर किस तरह से हमारी श्रमण संस्कृति पुष्पित और पल्लवित हुई और कहां से वो लोग आए थे। ये कहा जाता है कि लगभग आज से 18,000 वर्ष पहले जब बर्फ का जो युग था, मैंने आपको उसके बारे में बताया भी था कि हर 1 लाख वर्ष के पश्चात धरती पर जो बर्फ जमती है, तो बर्फ के खत्म होने का टाइम लगभग 25,000 वर्ष पहले से हुआ और 18,000 वर्ष आज से लगभग समझ लीजिए तब से मनुष्य जो है वो वापस एक बार फिर से अपनी ऊर्जा के साथ खड़ा होता है। और वो उस समय उसको प्रारंभ में तो जैसा पहले बताया था कि खाना नहीं ढूंढ पाया या उसको बीज नहीं मिले। लोग अक्सर उस समय हंटर्स और गैदर्स नॉन वेजिटेरियन थे, लेकिन अचानक इस दक्षिण अमेरिका के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आज से लगभग 6 से 8,000 वर्ष पूर्व, बल्कि यो भी कह सकते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व, ऐसा कौन सा तीर्थंकर आ गया या महान पुरुष आ गया जिसने मक्के के बीज लेकर के वहां से ले सभी तरह के अन्न के बीज लेकर के और लोगों को फिर से एग्रीकल्चर सिखाना शुरू किया। और मैंने आपको इस एग्रीकल्चर के बारे में फिर से नया एक आयाम जो शुरू हुआ उसके बारे में, पेरू के अंदर किस तरह से एक पूरी क्रांति आई और वहां फिर से सभ्यता और संस्कृति डेवलप हुई। पेरू में मैंने आपसे बताया था कि प्राकृतिक घटनाओं की वजह से वहां से जो है हमारी श्रमण संस्कृति को जो है एक तरह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और लोग वहां से फिर माचा पाचू जो पहाड़ हैं उनकी श्रृंखला है उसमें जाके बसे और वहां पर फिर से नई सभ्यता और संस्कृति। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों में झांक करके देखें हम, तो उत्तरी अमेरिका जहां पर अभी अपन सब ये चर्चा कर रहे हैं और ये वेबिनार कर रहे हैं, आज से लगभग 18,000 वर्ष का जो समय मैं बता रहा हूं, क्योंकि बर्फ जो है वो रिसीडिंग जो एज है वो थोड़ी अर्ली थी, तो उसकी वजह से इसी नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है वो क्लाइमेट अनस्टेबल। शायद आप यहाँ पे रह रहे हैं बहुत सारे लोग, आपको लेकिन इसके बारे में पता है कि नहीं कि इसी उत्तरी अमेरिका के अंदर रहना मुश्किल हो गया था, दूभर हो गया था लोगों। और लोग यहाँ से जाने लगे, भागने लगे इधर इधर सब जगह। तो फिर वो कहाँ गए, कौन उनको गाइड कर रहा था, क्या हुआ था, इसके बारे में मैं फिर अब अगले इस एपिसोड में, जहां हम ग्वाटेमाला जाने वाले हैं, इसी दक्षिण अमेरिका के हम वहां की चर्चा। साथियों, मैं ग्वाटेमाला आपको लेके जाऊं उससे पहले एक 3-4 मिनट का एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं यहाँ पर 1980 से 1984 1980 टू 84 में जब स्टूडेंट था सॉरी फॉर माय थ्रोट, लेट मी ड्रिंक वाटर। तो उस समय हम लोग न्यू मैक्सिको में था, ऊपर जो न्यू मैक्सिको के वहां पे जो पहाड़ों की सीरीज है, सैक्रामेंटो पीक बोलते हैं। तो सैक्रामेंटो पीक में नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की ऑब्जर्वेटरी थी। आई वाज आल्सो ए स्टूडेंट ओवर देयर। और मेरा काम ज़्यादातर इस बात का था, सन अर्थ रिलेशनशिप से जो सैटेलाइट्स में सेंसर्स यूज होते हैं तो उसके ऊपर काम करता था मैं। तो हमको हर वीक या 15 दिन के अंदर स्टूडेंट्स को लेकर के, और एरिज़ोना के अंदर जो रेत है, सैंड है एरिज़ोना में, वहाँ सैंड के वहाँ पर जो बलून बॉर्न, उस ज़माने में बलून बॉर्न एक्सपेरिमेंट ज़्यादा पॉपुलर थे और उन्हीं के ऊपर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते। मेरे को एक प्रोफेसर से, मेरे जो मेरा प्रोफेसर था, टीचर था, उसने उनसे मुलाकात कराई और कहा कि ये आपके साथ में सेंसर्स के बारे में सीखना चाहता है, तो ये आपके साथ काम करेगा।
और मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, इसके अंदर अलग-अलग हाइट पे 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इवन 30, 40, 50 किलोमीटर तक जीव है या नहीं है, यानी एयरबॉर्न लाइफ है या नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं वायुकाय जीव और माइक्रोब्स भी बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। ये है या नहीं है, इनको मैं एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहता हूँ, वो है। क्योंकि मैंने भी जैन पाठशाला बचपन से पढ़ रहा था और थोड़ा बहुत जैनिज़्म का ज्ञान था, बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन जितना ज्ञान था, उस आधार पे क्योंकि मैं जैन भी था, तो मेरे मुँह से अचानक निकल गया, "अरे सर! इतना मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने की क्या ज़रूरत है? तो जीव तो हैं, ये तो ऑलरेडी इट इज़ रिटन।" कि कहाँ लिखा? वो बहुत नाराज़ हो गया मेरी इस बात पे। उसको बहुत क्रोध भी आया और उसने कहा कि, "कहाँ जीव? कहाँ लिखा हुआ है?" मेरे पास तो वही प्रूफ़ था, जो बचपन से पाठशाला में पढ़ा हुआ था, हमारे अपने जो आगम थे उसके अंदर। मैंने उसको क्योंकि बहुत सत्य रूप से और मैं तो निर्भीक था, मैंने कह दिया कि भई यहाँ लिखा हुआ है। उसने एकदम से मेरे टीचर को और मुझे भी डाँटा कि एपिक्स में लिखा है, इट इज़ कैन नॉट बी बिलीव्ड, दैट इज़ नॉट अ रेफरेंस एंड दैट इज़ नॉट अ साइंटिफिक एविडेंस। तुम भी आज कुछ भी बोल दो, तो वो तो लिखा जा सकता है स्टोरी, ऐसा करके वो बहुत नाराज़। और उसने मेरे टीचर को ये यहाँ तक कह दिया कि इस लड़के के साथ मैं काम नहीं कर सकता। ये तो बड़ा फेक स्टेटमेंट देने वाला है। आई एम सॉरी। मुझे हटा दिया, मेरा टीचर भी नाराज़ हुआ और हम लोग फिर जो है मैंने उससे रिक्वेस्ट की, नहीं सर ये लिखा हुआ था इसलिए मैंने कहा बट आई आई अंडरस्टैंड द एथिक्स ऑफ द साइंस एंड आई एम आल्सो फ्रॉम द एप्लाइड फिजिक्स। आई नो वेरी वेल कि व्हाट इज़ द ट्रुथ एंड दैट हैज़ टू बी प्रूवन। आई एम सॉरी, मैं माफ़ी माँगता हूँ। वो थोड़ा नरम हुआ लेकिन ही वाज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मी और मेरी जगह उसने फिर एक दूसरे स्टूडेंट को अपॉर्च्युनिटी दी। मैंने सोचा कि चलो कोई दूसरी सैटेलाइट में या बलून बॉर्न एक्सपेरिमेंट में या कुछ ग्राउंड बेस्ड एक्सपेरिमेंट के सेंसर्स पे काम करने मिलेगा। और हम लोग दूसरे दिन वहाँ से निकल के वापस अपने इंस्टीट्यूट में आए। मैं पूरी रात भर बहुत सोया नहीं, बहुत रोया। लेकिन साथियों, आप सबको हर्ष होगा, करीब जब 1 महीने के बाद उसकी बलून की फ्लाइट गई और लगभग 2 से 3 महीने जब एक्सपेरिमेंट से डेटा आया वगैरह और उसने वापस मेरे प्रोफ़ेसर को कॉल किया कि उस लड़के को लेके आना। मेरे प्रोफ़ेसर ने कहा कि भई वापस जाना है, तो मैंने कहा कि सर वो फिर से गरम होगा, मैं तो अब अपना नया सेंसर्स बना रहा हूँ और वो टाइम इट विल नहीं, नहीं उसने बुलाया है। तो वो फिर जो हमने बात की और वहाँ पहुँचे और वहाँ देखिए कि सबसे पहले तो उसने मुझे गले लगाया। हमारे आगम में जो लिखी हुई चीज़ थी वो मेरे मुँह से अचानक निकली थी, बट वो बात उसके एक्सपेरिमेंट के डेटा से जब सत्य साबित हुई और मैंने चूँकि थोड़ी डिटेल में भी बताया था कि उसको कितने-कितने माइक्रोन्स के जीव हो सकते हैं इत्यादि। फिर उसने कहा कि तुमने जो कहा था वो किस एपिक से कहा था? मैंने कहा साहब वो तो मेरे पास तो यहाँ तो है नहीं, मैं तो यहाँ अपने दूसरे काम से आया हूँ। बट इफ यू स्टिल वांट टू वेरीफाई व्हाट हैज़ बीन रिटन इन आवर अगम्स दैट इज़ एपिक्स, हमारी जो कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, तो आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं और वहाँ दिखा सकते एंड यू विल ऑल बी सरप्राइज्ड। उसने मेरा पैसा भी बियर किया। हम लोग हार्वर्ड आए और हार्वर्ड में डिपार्टमेंट ऑफ जैनिज़्म था उस समय और उसने मेरे पे तो विश्वास नहीं था, लेकिन वहाँ के जो प्रोफ़ेसर था और वो भी अमेरिकन था, उसको पूछा कि ये लड़का ऐसे-ऐसे बोलता है। लेकिन जब उस आदमी ने, उस प्रोफ़ेसर ने कह दिया कि हाँ, ही इज़ 100% राइट, इट हैज़ बीन साइटेड इन देयर एपिक्स। तो कहने का ये कि अगर ये बातें जो कुछ भी हम अपने आगमों में हैं, हो सकता है कि हमें उस ढंग से अभी वर्तमान युग में वेरीफ़ाई नहीं कर पा रहे हों या वर्तमान में हमें कुछ और ढंग से दिखाई देता हो, मिलता हो। बट व्हाट आई विश टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू कि वो चीज़ें सत्य हैं और उसी के आधार पे आज मुझे ये वाक़या, ये
घटना इसलिए कहनी पड़ी कि इस ग्वाटेमाला के प्रकरण के अंदर भी कुछ इसी तरह की बात, क्योंकि उस समय जब मैं स्टूडेंट था, तो अपनी उछल-कूद के और अपने खाने के शौक के हिसाब से, क्योंकि मिर्च मसाले का ज़रा तीखा खाना चाहिए, तो हम यहाँ से वहाँ, जहाँ हम न्यू मेक्सिको से एल पासो जाते थे और वहीं से बॉर्डर पार करके मेक्सिको में खाना खाते थे। उसी मेक्सिको के अंदर जो बाद में मेरे मित्र बने, उन्होंने मेरे से एक बार शेयर किया, लगभग ये बात तो अब ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, लेकिन हाँ 14-15 साल पुरानी, कि वो भी एक इंडियन प्रोफ़ेसर था, तो उसने कहा कि राजमल, आर यू अवेयर कि ये पूरा मेक्सिको से लेके नीचे पूरा साउथ अमेरिका तक जो है, दैट वाज़ सम काइंड ऑफ ए कल्चर that is known as by and large Maya civilization or the South American, but it is by and large related to your religion. तुम्हारा श्रवण संस्कृति का धर्म है, हमको सबको ऐसा लगता है वहां मैक्सिको के अंदर, क्योंकि तुम ही लोग जो है ये पद्मावती की बात करते हो, धर्मेंद्र की बात करते हो, नाग देवताओं की बात करते हो और वही तुम्हारे रक्षक देव हैं, तो वो वहाँ पर सारा जो रिलीजन है, वहीं से शुरू होता है और वहीं उन्हीं के साथ एंड होता है। साथियों, मैं आपको वापस थोड़ा ग्वाटेमाला से पहले आपको एक बार मेरे लेफ्ट में जो नक्शा है, आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि अपन पेरू के अंदर लीमा गए थे और वहाँ से कराल जो है, वो कराल पूरा-पूरा एक तरह से बस्ती श्रमण संस्कृति की, और जो वहाँ पर कितनी तरह की अपनों ने सबूतों के रूप में देखा, और जो उत्तरी अमेरिका आपका जो है, उसके बाद मेक्सिको ये आता है, और वहाँ से नीचे ये जो सीरीज़ है पूरी की पूरी, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, ये बेलिज़ा वगैरह, अगर आप, तो वो सारे के सारे जो हैं, पूरा का पूरा श्रमण संस्कृति, और वहाँ से लेके मैंने आपको ये भी बताया था, इवन ऑल द वे अप टू अर्जेंटीना। हम सब जगह नहीं जाएँगे, क्योंकि मैं भी सब जगह नहीं जा पाया था, लेकिन मैंने काफ़ी एरिया जो है इस साउथ अमेरिका का सफ़र किया है, देखा है जा-जा कर के, 1 बार नहीं, 2-2 बार, कई जगह 3-3 बार, और जो कुछ देखा है उस उसी घटनाओं के आधार पे, उसी एविडेंसेस के आधार पे, उसी साइंटिफिक डिस्कवरीज़ एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा साउथ अमेरिका सचमुच में मतलब जो है, वो श्रवण संस्कृति का गढ़ था। उसके लिए आपको मैं सबसे पहले ग्वाटेमाला की स्टोरी बताता हूँ, या 2 मिनट आप ध्यान से सुनिए कि ग्वाटेमाला, चूँकि ये माया संस्कृति का गढ़ था और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुष्पित और पल्लवित हुई थी, तो कोलंबस जो आया, उसने सबसे पहले यहाँ नरसंहार शुरू किया था। लेकिन वहाँ से लेकर के, यानी आज से लगभग 500-600 वर्ष पहले से जो इस रक्तपात की, खून-खराबे की जो घटनाएँ शुरू हुई, वो आज तक नहीं रुकी। भले कहने में अब थोड़ा-सा शांति हो, लेकिन अभी भी नहीं रुकी। वैसे वास्तव में तो देखा जाए तो पूरा का पूरा ग्वाटेमाला जो चारों तरफ से जो है, वो स्पेनिश लोगों ने आकर के जो है अटैक किया था, आपको याद होगा 16th सेंचुरी, जो मैं कह रहा हूँ आज से लगभग 500-600 वर्ष पहले की घटना है कोलंबस की। और यहाँ तक कि उन्होंने तो ये डिक्लेयर कर दिया कि ये तो न्यू स्पेन की वायसराय है। दैट इज़ रियली, इट वाज़ सरप्राइजिंग। और वो घटना जो है 500-600 वर्ष पहले तक माया सिविलाइजेशन यहाँ वहाँ पर जीवित थी, और उनको बहुत बुरा लगा था। वहाँ से लेकर के भी जो घटनाएँ हुई, मैं थोड़ा-सा आपको आगे आने वाली पावर पॉइंट में दिखाता जाऊँगा। लेकिन वहाँ से जो रक्तपात शुरू हुआ, कभी ग्वाटेमाला स्थिर न रहा, न शांत रहा। वो कभी रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल अमेरिका, जिन-जिन लोगों को लूटना था, मुझे ये कहना चाहिए बल्कि शब्द, कि जिनको भी सोना लूटना था, जिनको भी हीरे-पन्ने लूटने थे, जिनको भी जहाँ-जहाँ जो चीज़ ये पार्टिकुलरली कॉपर एक्सेट्रा, वो सब कुछ उसी के माइन्स और मिनरल्स के खातिर, और जो गोल्ड के खातिर जो लड़ाइयाँ शुरू हुई, वो नहीं रुकी, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे कहना चाहिए कि 1960 से 1996 96 तक, 36 साल, 40 साल तक बल्कि कहूँ,
तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर्मी कहना चाहिए वो लोग, और इधर से लेफ्टिस्ट, दोनों तरफ के लोग आकर के वहां पर वो भी लड़ने लगे, और मैदान बना था वो माया सिविलाइजेशन के पिरामिड्स, जो हमारे जो है मंदिर, और माया सभ्यता। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उन लोगों ने यहाँ तक डिसाइड कर लिया कि माया सभ्यता की जो पॉपुलेशन है, इसका जीनोमाइड मैसेक्यर, यानी डीएनए खत्म कर दो, इन लोगों को ही समाप्त कर दो, और सारी चीज है जिसको कहते हैं ना सर्वनाश यहाँ पर कर। बड़ी मुश्किल से इस पिछली सदी, 20वीं सदी के प्रारंभ में फिर संयुक्त राष्ट्र संगठन ने जब हस्तक्षेप किया, इंटरवेन किया सिचुएशन को, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेरियस काइंड ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एक्सेट्रा, तब जाके धीरे धीरे कुछ स्टेबल हुआ। लेकिन मैंने जो देखा, यानी 20वीं सदी में भी हुआ और ये 21वीं सदी के अंदर जब देखा, अभी भी ये नहीं कह सकता कि वो बहुत ज्यादा स्टेबल कंट्री। वहां कभी भी कुछ भी हो सकता। वहां कई तरह के बीच में डिक्टेटर्स आए, और कई तरह के अलग अलग शासन की पद्धतियों को जो है टेस्टिफाई किया गया। लेकिन जब वहां के लोगों ने हमेशा विद्रोह किया, क्रांति की, विशेष करके क्रांति करने वाले माया सिविलाइजेशन के लोग थे, तो इन स्पेनिश लोगों ने विशेष करके इन लास्ट 500 ईयर्स में किस तरह से इस श्रमण संस्कृति को रौंद डाला, समाप्त कर दिया। लोगों को जो वेजिटेरियन और आराधना करने वाले लोग थे, उनको समाप्त करने के लिए उन्होंने पीट पीट कर, मार मार करके, नंगा करके, और उनकी पूरी संस्कृति को जो है डिमोलिश कर दिया। खाने पे उनको नॉन वेजिटेरियन खाने पे मुंह में मांस ठोक देते थे, इत्यादि ऐसी सभी तरह की घटनाएं हुई। और लास्ट अंततः जो माया सब लोग बचे, अभी पिछले 100 सालों के अंदर बेचारे सब नॉन वेजिटेरियन। लेकिन वो रोते हैं, अभी भी वो रोते हैं, याद करके अपने दादा दादियों को देख के, नाना नानियों को देख करके, कि जो इस बात के लिए रोते हैं कि कहाँ हम लोग कहाँ थे और कहाँ आके अब रुके। सबसे हाईएस्ट अगर मैं कहूँ, तो जो टैलेंटेड मास था वो वहां पर था, और अपन उसके अब साक्ष्य देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा प्री कोलंबियन जो टाइम था उसके बारे में भी बताना चाहूंगा, कि प्री कोलंबियन टाइम से जो लोग थे, जब नॉर्थ अमेरिका के अंदर से लोग भागने शुरू हुए थे, लेकिन उनके पास क्या बिजनेस था, वो करते क्या थे, किस आधार पे मैं कह रहा हूं कि ये श्रमण संस्कृति के लोग। जब मेरी बात होती थी वहां यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजिकल प्रोफेसर से, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट जो था, उनसे तो कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट से बात होती थी। उन्होंने कहा कि वो लोग इतने माहिर थे और इतने मेहनत कशी लोग थे, कि जो वोल्केनो होता है, लावा फूटता है, और लावा जो फूटता है तो उसके अंदर से जो कार्बन, जिससे न केवल ग्लास बनता है बल्कि हीरे और पन्ने बनते। आपको याद ही होगा, ये सब चीजें तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो उस लावा से, उस ज्वालामुखी से लड़ करके वो हीरे पन्ने इकट्ठे, रत्न इकट्ठे करते थे, और वहां से वो एक्सपोर्ट होते थे। ये बात इन्होंने, आर्कियोलॉजिस्ट ने मुझे बताई कि दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ एविडेंस ऑफ देयर हार्ड वर्किंग नेचर, देयर होनेस्टी, देयर वर्क कल्चर, और अपना बिजनेस का जो कल्चर है। और सबसे बड़ी बात कि वो उस समय, यानी आज से 6,000 8,000 वर्ष पहले, सारा अपना खुद का एग्रीकल्चर का सिस्टम था, और उसी मक्के से जो शुरुआत हुई, वो सारी की सारी एग्रीकल्चर इस ग्वाटेमाला में और आसपास के छोटे छोटे देशों जो मैंने बताया, कि एल इक्वाडोर, ब्राजील वगैरह सब, जहां अपन जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगा, कि माया सिविलाइजेशन के लोगों को पढ़ने का, इनको समझने का, इनके ऊपर रिसर्च करने का, तो उन्होंने इसको पूरे पीरियड को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। दे डिवाइडेड होल पीरियड फ्रॉम ऑलमोस्ट इन 3 सेक्टर्स, 3 टाइम पीरियड्स, 3 टाइम लाइन्स। उन्होंने कहा कि जो प्री क्लासिक जो पीरियड है,
वो 8000 बीसी, 8000 बीसी से 250 इवन एडी, एडी यानी इस आफ्टर बीसी, और 250 एडी से 900 एडी उन्होंने कहा कि दैट विल बी द क्लासिक पीरियड, एंड द पोस्ट क्लासिक इज ऑलमोस्ट फ्रॉम 980 टू 1500। और यहाँ 1500 एडी पे क्यों लाके रोका? क्योंकि 1500 एडी के बाद ही कोलंबस आया और स्पेनिश लोग आए। उन स्पेनिश लोगों ने ब्रिटिशर्स ने क्या ईस्ट के अंदर तबाही की थी, उससे भी 100 गुना ज्यादा तबाही उन्होंने यहाँ पर जो है साउथ अमेरिका और अमेरिका की तरफ की थी। मैं साथियों आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी सभ्यता के जो संकेत हैं, जो निशान हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो खंडहर बचे हैं, वो कई पूरे जगह जगह हैं और अपन एक एक करके जाएंगे। लेकिन ये दो तीन विशेष करके जो जगह हैं, जैसे मांडोर है, तिकाल है, तो ये तिकाल में हम लगभग 2 दिन तक वहीं पर ही रहे थे। और तिकाल जो है वो सबसे बड़ा एक साक्ष्य, एक इतिहास है, पूरा एक गवाह के रूप में खड़ा है कि हाँ, यहाँ पर श्रमण संस्कृति। अभी अगले 15 मिनट के अंदर जो मैं कुछ आज बता पाऊंगा करेंगे, और कल थोड़ा बचा हुआ कल भी करेंगे। उसके बाद फिर मंडे को हुआ तो मंडे को हम फिर से आगे इसी सीरीज को शुरू कंटिन्यू करें। मैं आपको विशेष करके एक बात कहना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू मेक दिस विद द स्ट्रेस। ये बात मुझे कहनी बहुत जरूरी, क्योंकि मैं खुद आज से 14-15 साल पहले, जैसे मैंने बताया कि मैक्सिको के प्रोफेसर्स ने मुझे अप्रेजल दी थी कि यहाँ पर इंडियन श्रमण संस्कृति जैनों का जो है राज था। तो लिथिक पीरियड यानी पाषाण युग की मैंने आपसे बात की थी, और उसके बाद जो है एसिड पीरियड यानी लोग फिर जो है हंटर गैदर से बाद में निकल करके सभ्य लोगों में से आने लग गए थे, और वो पीरियड हम 10,000 साल से मानते। मैंने आपसे प्रारंभ में आज कहा था कि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पार्टिकुलरली जहां हम लोग बैठे हैं, यहां पर आज से 15,000 18,000 वर्ष पहले द क्लाइमेट वाज अनस्टेबल। इट वाज नॉट स्टेबल अंटिल द लास्ट 5,000 टू 6,000 ईयर्स बैक। तो वहां से जो है लोग धीरे धीरे नीचे साउथ अमेरिका में आने लगे, और साउथ अमेरिका में जब आए तो अलग अलग जो मैंने बताए प्रारंभ में इन द बिगिनिंग नक्शा जो बताया, अलग अलग छोटे छोटे जो देश थे, उस समय इनके नाम इस तरह का कुछ भी नहीं था। इवन जो पेरू है, वो पेरू नाम उसका नहीं था। जो ग्वाटेमाला है वो ग्वाटेमाला नहीं था। ये सब नए नाम दिए हुए हैं, और स्पेनिश लोगों ने, जो श्रमण संस्कृति के लोगों के नाम थे, जो हमारे जैनों के जैन दर्शन के नाम थे, उनको सबको ईच एंड एवरीथिंग दे हैव चेंज। लेकिन जो मैक्सिको के यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैंने वहां बात की थी, तो वहां पे एक प्रोफेसर ने बताया कि जब नॉर्थ अमेरिका से लोग रवाना हुए थे, ये एक कहानी के रूप में मैंने पढ़ा था, और वहां के उस आदमी ने कहा कि यही बात पूरे ग्वाटेमाला में जाओ, या आप बेल्हे जाओ, या आप तिकाल जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको यही एक कहानी मिलेगी कि जब नॉर्थ अमेरिका से रवाना हुए थे, तो एक नाग देवी जो है, वो सरपेंट गॉडेस जो है, वो मार्ग प्रदर्शित कर रही थी, यानी वो एक गाइड के रूप में काम कर रही थी, और उसके पीछे पीछे ही लोग जा रहे थे। ये बात तो मुझे थोड़ा-सा अंदर से लगा कि इट मे बी ए रिलीजियस स्टोरी, थोड़ी सही बात नहीं भी हो सकती है। लेकिन जब मैं 2020 में साथियों गया वहाँ पर, और वहाँ पर जाने के बाद जो ग्वाटेमाला यूनिवर्सिटी, पेरू की यूनिवर्सिटी के अंदर सैन मार्कोस यूनिवर्सिटी में, मेक्सिको में, जब मैंने बात फिर से उठाई और कहा कि इस तरह की बातें मैं सुन रहा हूँ, तो दे आर मिथोलॉजिकल स्टोरीज या इसमें कोई रियलिटी है। एक प्रोफेसर ने मेरे को बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया कि सर आप रुकिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कैन यू बिलीव कि सरपेंट के जो माउंट बने हुए रेती पे, पहाड़ों में, सब जगह जो बना बना के वो लोग आगे से आगे चल रहे थे, तो वो एक जर्नल के अंदर, आई वॉज रियली एस्टोनिश्ड कि पिछली सदी के अंदर एक जर्नल के अंदर रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, और उसके अंदर ये फोटोग्राफ जो अभी आप देख रहे हैं, ये फोटोग्राफ तो उस समय, और ये कब, 1890 के अंदर, 1890,
यानी आज से लगभग 130 साल पहले ही ये बात रिसर्च के माध्यम से एस्टैब्लिश हो गई थी कि हाँ, कोई नाग देवी थी और वो नाग देवी इन लोगों को जो है, वो गाइड कर रही थी और उसी ने बताया कि साउथ में जाना है, वहाँ पर जो है मौसम स्टेबल है या कंडीशंस हैं वो स्टेबल हैं एंड यू कैन लिव प्रोलॉन्ग काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं और वो ग्वाटेमाला में अंतिम समय तक यानी अभी तक मैं गया तो माया सिविलाइजेशन अभी तक जी हम माया सिविलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा बात करनी होगी, लगभग 2 से 3 लेक्चर उस पे डिवोट करने। मैं इसी का ही आपको उदाहरण देता हूँ कि उस लिटरेचर के अंदर, उसी जर्नल के अंदर से मुझे ये बात पता लगी कि पाषाण युग का लिथिक यानी लगभग 10,000 साल से पहले से, उस समय से ही इस नाग देवी की पूजा होती रही है और वो ही सब कुछ इनकी रक्षा करती थी। आर्शिक एज आ गई, इवन फॉर्मेटिव जब संगठन बनने लग गए थे और फिर बाद में धीरे-धीरे क्लासिक एज भी आ गई और पोस्ट क्लासिक स्टेज अभी जो चल रही है, मुझे तो आश्चर्य था। आई एम स्टिल एस्टोनिश्ड कि आज भी लोग जो है इतने पढ़े-लिखे और प्रोफेसर्स लेकिन सभी मानते हैं कि नहीं वो नाग देवी थी, गॉडेस सर्पेंट थी। उसका नाम मैं आपको बताऊँगा थोड़ा बाद में। लेकिन जब ये सब लोग मानते हैं और उसका सबूत है और मेक्सिको के अंदर तो जब हम गए तो मेक्सिको के अंदर तो आज भी जो स्ट्रक्चर्स वहाँ जो विज़िबल हैं, तो सबसे पहले इसी नागिन देवी जो है, उसी से स्ट्रक्चर खड़ा किया जा अभी रिसेंटली 50 सालों के अंदर नहीं लेकिन पिछले 100 सालों से पहले काफ़ी सारी चीज़ें उसी से बनी। मुझे ये सब जानता हूँ, तो बहुत दुःख होता है। मुझे आपके साथ शेयर भी करना है कि दूसरी ओर भारत में जो है, हमारे यहाँ तो ऐसे भी साधु बैठे हुए हैं जो हमारी रिसेंटली भगवान पारसनाथ की जिसने रक्षा की, उस पद्मावती के अस्तित्व को ही नहीं मानना चाहते हैं। वो तो बल्कि मंदिरों से पद्मावती की मूर्तियाँ ही उठा के बाहर फेंक दी। ऐसे भी दिगंबर साधु हैं। तो ऐसे समय में जैसा मैंने पूर्व में आपको एक घटना से बात की थी, तो अगर हमारे आगम में कोई चीज़ लिखी है, तो हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि वो बातें सत्य हैं। जबकि ये तो 10,000 साल से भी पुराना इतिहास जो है, इसके साक्ष्य में और गवाह के रूप में खड़ा है। मंदिर बहुत सारे हैं। साथियों मैं साइंटिस्ट लोगों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने लगभग अकेले ग्वाटेमाला में 417 जो मायन जो है वो सिटीज जो हैं शहर थे जहाँ मंदिर थे स्ट्रक्चर खड़े थे उनको डिस्कवर किया लेकिन अब कुछ भी नहीं उस पूरा मेसो अमेरिकन जो मैं कहता हूँ जहाँ साउथ अमेरिका का वो हिस्सा जहाँ हमारे पिरामिड माया सभ्यता के संस्कृति थी टेम्पल थे सूने पड़े हैं वीरान पड़े हैं हमारी सारी की सारी विरासतें आज की तारीख में अगर मैं विश्व में कहीं पे भी जाऊं तो एक तरह से यही कहता हूँ वीरान पड़ी चाहे वो पाकिस्तान का हिस्सा हो चाहे इधर एशिया के अंदर कंबोडिया हो या इधर साउथ अमेरिका हो या चाहे अफ्रीका के हों सब वीरान पड़ी हैं हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और हम लोग सुस्त बेजान से बैठे हुए हैं हम कुछ करना भी नहीं चाहते आज इसी वीरान विरासतों के ऊपर मैं आपसे थोड़ी बात करूं सबसे पहले मैं एक तिकाल के ऊपर तो एक अलग से पूरा टॉक दूंगा, लेकिन तिकाल का ही जो वहाँ ग्वाटेमाला में लगभग ग्वाटेमाला सिटी जो राजधानी है, एंटीगुआ उसके पास में है, तो ग्वाटेमाला सिटी से लगभग 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के आसपास था। हम रात को बस लिए थे और बस से वहाँ तिकाल के वहाँ गए, फिर शिप में बैठ करके आगे तिकाल जहाँ आइलैंड के ऊपर जहाँ ये सारी सभ्यता है, वहाँ पे गए। वी स्टेड ओवर द नाइट्स आल्सो आप देखो कि ये जो पूरा का पूरा जो है एक पिरामिड स्ट्रक्चर खड़ा है आगे जो स्टैच्यूज जो हैं जो अब समय के साथ में खत्म भी हो गई हैं और ये वो हैं जहाँ ऊपर टॉप का भाग जो है स्पेनिश वार के अंदर खत्म कर दिया ऊपर जो है काफी जगह जो है कुछ दिखाऊंगा तो वहां दिखाई भी देगा लेकिन वहां पर आचार्य रहते थे एक और वहां पर रह करके और वो नीचे जो ये बना हुआ है इट इज अ बिग लैंड जहाँ श्रावक बैठ करके अपना
कार्यक्रम करते थे। ये तिकाल का है जहाँ पर ये सब कुछ होता। कैन यू बिलीव इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा किया था, और ये खड़ा किया था पिछले लगभग समझ लीजिए 1 से 1,500 वर्ष के अंदर-अंदर। यानी आज से कहूँ तो लगभग आप 500 बीसी या 800 बीसी से 500 एडी के अंदर-अंदर ये सब कुछ था, और अच्छे खासे चल रहा था, जिसको हम लोग जहाँ पे भी वो मंदिर होते थे, तो उसके आगे इतना बड़ा। मैंने आपको पेरू के अंदर बताया था एक पत्थर, क्योंकि वो और भी पुरानी सभ्यता थी, उनको बनाने नहीं आता था, लेकिन यहाँ बनाने सीख गए थे। तो माणक स्तंभ जैसा ये हर जगह वहाँ पे जब जब भी मैंने देखा, तो वहाँ पर ये बहुत ही जिसको कहना चाहिए अच्छे आर्किटेक्चर के रूप में। दे वर रियली वेरी वेरी गुड आर्किटेक्ट, अच्छे मैथमेटिशियंस थे। उनकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी थी। उन्होंने इस दुनिया के अंदर धरती पर पहला कैलेंडर जो दिया, वो भी इस मायन्स लोगों ने दिया। सारी मैथमेटिक्स और हमारे कई सारे यंत्र जो हैं, वो भी इन्होंने ही बनाए। आज हम जिस पे गर्व करते हैं कि ये यंत्र है, जिसकी हम पूजाएँ करते हैं, बट बेसिकली दे वर डिराइव्ड बाय दिस पीपल। आप देखिए कि जो सेठ उस समय बनवाते थे, तो उनकी भी स्टैच्यूज़ जो हैं, हमको तो लगता है कि वहाँ पर तो वो स्टैच्यूज़ हटा कर के बाद में स्पेनिश लोगों ने अपनी स्टैच्यूज़ जो है, वो धीरे-धीरे वहाँ करनी शुरू की, लेकिन काफ़ी खंडहर हो चुका है। आप देखिए कि ये उस वार का जो युद्ध हुआ, विशेष करके माया सिविलाइजेशन के लोग, जैन लोगों के कहना चाहिए, श्रमण संस्कृति के लोगों ने जो है उस स्पेनिश लोग को जो टक्कर दी, जगह-जगह 100 साल तक लड़ते रहे, 100 इयर्स वार चलता रहा, अंततः थक गए और खत्म हो गए थे। तो उसके जो खंडहर जो बचे हुए हैं, उन पिरामिड टेम्पलों के जो सबसे अच्छे-अच्छे मंदिर थे, उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया और समाप्त कर दिया। आपको मैं विशेष करके ये बताना चाहूँगा, कोई और ऐसी सभ्यता हो, कोई ऐसी संस्कृति हो साथियों, तो मुझे भी आप गवाही देना, मुझे लिख के भेजना, जिसके अंदर वेलकम गेट बनाए जाते हो। आज भी हमारे यहाँ जैन संस्कृति के अंदर ही है। कोई भी बड़ा मंदिर टेम्पल कॉम्प्लेक्स जब बनता है, तो हम लोग गेट बनाते हैं, आगे चल कर के एक माणक स्तंभ वगैरह होता है। ये सब हमारा ही कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन। हमारे अंदर ही अलग-अलग विधान करने के लिए स्क्वायर्स बनाए जाते हैं। जैसे आपको याद होगा अष्टानिका का पर्व होता है, तो उस ज़माने में तो हम तो अभी तो बैठ कर के एक ही जगह कर लेते। लेकिन उस समय तो 8 डिफरेंट स्क्वायर्स होते थे। 8 अलग-अलग जो है खंड होते थे और वो बनाए जाते। बिकॉज़ दे वर वेरी मच अवेयर कि कौन-सी चीज़ को, किस विधान को या कौन-सी पूजा को किस तरह से करना है, एंड दे वर ऑर्गनाइज्ड एज़ पर द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। आपके सामने मैं एक बहुत बड़ा सबूत के रूप में पूरा एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स बताना चाहता हूँ। अब तो यहाँ टूरिस्ट आते हैं, लेकिन देखिए आप कि पूरा का पूरा जो रेमेनेंट्स बचे हुए हैं, बट दिस रिवील्स द श्रमण ट्रेडिशन। और पीछे की साइड भी थोड़ा-सा देखें पहाड़ के ऊपर, वहाँ तक भी ऊपर पूरी एक सिटी, एक शहर था पूरा, और इस शहर को उन्होंने जो है ध्वस्त कर दिया, क्योंकि हमारे यंत्र, मंत्र और तंत्र, उनकी कैनन जो उनके पास तोपें थी, ये था, उनके आगे शायद कमज़ोर हो गए, लेकिन हम नहीं लड़ पाए। ये एक और आपके सामने बताना चाहता हूँ कि कुछ गुफाओं टाइप या टनल टाइप जो है, वो र्यून्स हैं। दे आर एंड बेसिकली ऊपर का सारा स्ट्रक्चर जो है, वो वार के अंदर जो है युद्ध के अंदर समाप्त कर दिया। ये फिर से तिकाल का ही है, लेकिन ये पूरा एक तरह से टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। और अगर मेरे कर्सर को देख सकते हो, इस जो पिरामिड है, जो चीता होता है, जगुआर, उसकी शेप का है। लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ पे ये जो सब अलग-अलग बनाए हुए हैं, तो या तो वो अलग-अलग देवताओं के लिए रक्षक देव भी कह सकते हैं। रक्षक देवों का जो पूरे टेम्पल्स है, वो यहाँ पर भी हैं। इफ यू कैन सी माय कर्सर, और यहाँ पर जो है विधान होते थे, वो यहाँ होते थे। ये सब काम जो है बहुत ही तरीके से होता था, बट पार्टिकुलरली तिकाल को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत
मेहनत कश की लड़ाई लड़ी और बचाने के लिए इधर से जो है माया लोग जो हैं वो भी बहुत लड़े। आप देखिए कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए ये एक बहुत बड़ी साइट थी और ये 2-3 हजार वर्ष पहले बना। ये कोई नई नहीं थी। दिस वाज कंस्ट्रक्टेड ऑलमोस्ट 2-3,000 ईयर्स बैक, यानी 1000 टू 2000 ईयर्स बीसीई। और उसको जो है जब तोड़-फोड़ के खत्म कर दिया, अब केवल पानी की वजह से जो है, बारिश की वजह से, क्योंकि लोग हैं नहीं, कोई संभालने वाला नहीं है। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा ग्वाटेमाला उतना भी अमीर नहीं है जितना इवन पेरू है। तो यहाँ तो अगर हम रिक्वेस्ट भी करें तो गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है। और यहाँ पे जो भी इसको लूटने के लिए हैं वही इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। चाहे वो आपके नॉर्थ अमेरिका से हो या दूसरे देशों से हों, आई डोंट वांट टू नेम देम, लेकिन वो सब यहाँ पर वो लेकिन वो एक भी पैसा इसकी रेस्टोरेशन के लिए नहीं खर्च करे। साथियों, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बात कर रहा था। ये जुल्यू का करके जो जगह है और ये पास में ही हुल्यू हुल्यू करके, ये तो नाम उन्होंने सब बदल दिए हैं, अपने नाम थे। अब क्या नाम थे वो भी अब हमको नहीं मिल रहा, क्योंकि शास्त्र और हमारा जो लिटरेचर था वो तो सब उन्होंने जला दिया। जो कुछ हमें हाथ लगा उसमें सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल चीजें और मंदिरों के बारे में कुछ-कुछ बातें हैं जो अपन डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये 14 लगभग जो है तो 1400 स्क्वायर मीटर्स के अंदर फैला हुआ ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ 8 जो है वो मतलब कहना चाहिए कि अ, सर स्क्वायर्स बनाए हुए, 8 स्क्वायर, जो 8 अलग-अलग साथ में बैठ कर के पूजाएँ होती थी। और वहाँ पर लगभग 43 स्कल्पचर्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। शायद ये ज़्यादा थे वहाँ पे, ऐसा कहना है कि 48 थे या 84 हो सकते हैं, 84 तक भी हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो आर्कियोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि 43 बचे हुए हैं। और ये 43 आप देख सकते हैं स्कल्पचर्स, जो इमेजेस हैं, यानी हमारी जो वहाँ पे सभ्यता के निशान हैं, वो लगभग इतने हैं। बाकी सब समाप्त हो चुके हैं। इसका मतलब ये कि हमारे वर्तमान के भी अगर हमारे अपने आगम के हिसाब से भी इस बातों को कंपेयर करें, तो काफ़ी चीज़ें हमें मिलती हैं कि वास्तव में वो श्रमण संस्कृति के लोग थे। मैं आपके सामने एक विशेष करके एक और सभ्यता हमारी जो वहाँ पे जो थी, क्योंकि अलग-अलग शहरों में उन्होंने बहुत सारे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, अकेले ग्वाटेमाला में ही 413 तो शहर ऐसे थे जहाँ पर टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस थे। इक्सिमच करके जो है, इसको लोगों का कहना था कि ये इक्ष्वाकु का जन्म जो हुआ वो यहाँ से हुआ था। इज़ वन ऑफ द एक्चुअली कूलेस्ट साइड, लेकिन ये जो सबसे ठंडी जो जगह है वहाँ पर, वो यहाँ पे थी। हम जब गए तो ये कूलेस्ट नहीं है, लेकिन उस समय के हिसाब से थ्योरेटिकली कहो या लिटरेरी, लेकिन ये कहते थे कि ये मेडिटेशन के लिए, तपस्या के लिए, वैराग्य हो जाए तो उस समय के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी जगह ये थी और यहाँ बैठ के किया जाता। साथियों, एक बहुत बड़ा खतरनाक इतिहास विध्वंस जो कहना चाहिए कि जो किया इन स्पेनिश लोगों ने, तो जो सबसे सबसे सुंदर मंदिर जो था और जिसको 1200 बीसी के अंदर बनाया हुआ, यानी आज से अगर कहूँ तो 3200 वर्ष पहले, और वो 900 कब तक एडी, यानी टोटल कुल मिला के 2100 ईयर्स वो मंदिर वहां था, जब तक आकर के स्पेनिश लोगों ने उसको ध्वस्त नहीं कर दिया और पूरा का पूरा कहते हैं ना जमींदस्त कर दिया, अंदर जमीन तक के अंदर जो है, तो उसकी जो नींवें थी वगैरह सब खत्म कर। ये एक साइट है और इस साइट के ऊपर मैं करिकुलम करके जो है, जो साइट है, आई थिंक सो इट्स नेम इज स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर मी आल्सो, लेकिन इस साइट पर, सॉरी, इस साइट के ऊपर बहुत ही आमने-सामने युद्ध हुआ। और ये एक साइट में गर्व से कहना चाहता हूँ कि अगर 200 उन्होंने फ़ील किया, अगर 200 ज़्यादा नहीं, वो जो आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं, साइंटिस्ट ने हिस्ट्री पूरी निकाली, वो लोग कहते हैं कि अगर 200, 100, 200, 100, 200
माया के लोग और रहे होते, तो शायद स्पेनिश लोगों को ही खत्म कर देते। लेकिन सारे मायंस को उन्होंने मार दिया। लेकिन यहाँ ऐसा भीषण युद्ध हुआ था इस जगह पे कि अगर 100-200 माया जो आर्मी एक तरह से कहनी चाहिए या हमारी लोग होते, तो वो स्पेनिश लोग, क्योंकि वो मुश्किल से 15-20 ही बचे थे। स्पेनिश लोग कोई ज़्यादा नहीं, 50 एक लोग बचे होंगे, यूँ समझ सकते हैं। लेकिन अंत में हमारा जो है हार हुई, और हमारी ये आज की तारीख में ये वहाँ पर हिस्ट्री में बहुत मशहूर है। वहाँ रिकॉग्नाइज़ किया जाता है इसको, कि जिस तरह से हमारे यहाँ पंजाब के अंदर कहते हैं ना कि जहाँ जलियांवाला बाग की कहानी, वो इसी तरह की कहानी यहाँ पर बहुत ही भयंकर रक्तपात, खून-खराबा हुआ। आज यहाँ पर लोग जाने से भी डरते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर तो पूरी अब घास उग रही है। केवल एक ऐसा मैं ही था जो जा कर के और देखा, किया इसका, इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश की, यहाँ से कुछ पत्थर उठा के लाए, इसकी जो है वहाँ पे जो कुछ भी अ, लाइफ के ऑर्गेनिज़्म पड़े हुए थे, उनकी स्टडी की, पत्थरों की स्टडी की, ऑक्सीजन डेटिंग की, कार्बन डेटिंग की, और पता लगा कि हाँ, यहाँ पर वास्तव में बहुत भीषण युद्ध हुआ हो। दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ ए अ, सिटी, जहाँ पर इसी झुकित्यो के अंदर, वहाँ पर एक तरह से ये है कि स्टोरेज टाइप की फैसिलिटी, एग्रीकल्चर स्टोरेज, कॉमर्शियल जो सिटी है, पास के दूसरे जो मैंने बताया अलग-अलग माया के जो शहर थे, उनके साथ इन लोगों का आमने-सामने व्यापार होता था। और ज़्यादातर व्यापार हीरो का, यानी ये कहा गया कि लावा से जो काँच, यानी लावा से जो फिर बाद में उसको ठंडा करके हीरे बनाने की टेक्नोलॉजी तक आती थी। दे वर, आई मीन, सो मच एक्सपर्ट इन नॉलेज, और उसी हाई टेम्परेचर पे थाउजेंड्स ऑफ डिग्री से वो पूरा का पूरा लावा उठा के लाना, करना, उसको ठंडा करना। आई मीन, इट इज़ रियली नोबडी कैन डू इवन ऑन टुडे आल्सो, इवन विथ सच हाई-फाई डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। मैंने खुद ने वहाँ लावा, निर्मल जी, बाबूजी ने, हम दोनों ने जो है लगभग 1 डेढ़ से 2 किलोमीटर दूर जो पहाड़ में लावा जल रहा है, अभी भी जल रहे हैं। आप जाइए, देखिए, यू कैन एन्जॉय कि किस तरह से वहाँ पर सैकड़ों साल से वहाँ पर जो है ज्वालामुखी जो फूटा हुआ, अभी भी वहाँ पर आग निकल रही है। तो ये एक सेंटर था जहाँ से इकोनॉमी का और बिज़नेस होता था, पार्टिकुलरली ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग। ये जो है अ, 500 बीसी से लेकर के 1200 एडी तक के अंदर इस गाँव के अंदर जो है वो सभ्यता रही, लेकिन 1500 जैसे मैंने बताया एडी के अंदर ये भी खत्म कर दिया गया। मैं ज़्यादा, क्योंकि खत्म करने की ये लड़ाई जो युद्ध हुआ जिसके अंदर क्यों वो माया सिविलाइजेशन से नाराज़ हो गए, तो सिर्फ़ इसी बात के लिए ही नाराज़ हुए कि क्योंकि हमने टक्कर दी, और सबसे ज़्यादा उस पूरे साउथ अमेरिका, मेसो अमेरिकन में इन्हीं लोगों की लाखों में नहीं करोड़ों के अंदर लोग वहाँ एकत्रित हो गए थे। उन्होंने मंदिर बनाए थे, बहुत वेल डेवलप्ड एक सिविलाइजेशन चल रही थी, और सीखते तो ज़्यादा अच्छी बात थी स्पेनिश लोग, लेकिन स्पेनिश ने वायसराय घोषित करके, एक न्यू स्पेन घोषित करके और लोगों को मारना शुरू किया। दैट वाज़ अ बिग, और अंत में क्या हुआ? अंत में यही हुआ, जो कर्म सिद्धांत के उन्हीं स्पेनिश लोगों को यहाँ से भागना पड़ा, और धीरे-धीरे सभी छोटे-छोटे देशों ने मिल कर के उनके ऊपर युद्ध कर, ये एक बहुत बड़ी जो है ऑब्जर्वेटरी, और इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाए। जिस तरह से हमारे वहाँ अटैक हुआ था और श्रवण बेलगोला बचाया था, तो ये जो एक साइट थी, उसको ऑब्जर्वेटरी पूरी की पूरी, तो वो उसको बचा तो लिया, लेकिन चूँकि अब मायन सिविलाइजेशन, वो लोग ही नहीं रहे, वो पिरामिड को देखने वाले, वो इंटेलिजेंट लोग थी, वो कम्युनिटी थी, वो ही नहीं रही, और बाद में ग्वाटेमाला खुद ही अभी तक जो है कहना चाहिए मुसीबतों में ही है। तो जो माया सिविलाइजेशन को खत्म करने वाले थे, वो भी मुसीबत में आए, जिन्होंने उनका साथ दिया, वो भी मुसीबत में आया। वो जगह जहाँ सब ये पूरा कत्लेआम हुआ, तो उसकी भी इकोनॉमी आज तक ठीक नहीं हुई। मैं यहाँ पर आज अपन थोड़ा-सा एंड करना चाहेंगे कि ये एक मूर्ति जो है, हमको वहाँ पर मिली, जो लगभग 4000 टू 5000 बीसीई, यानी उस समय जो सभ्यता आई थी, लेकिन मूर्ति ये जो बनी, वो केवल लगभग इस, समझिए कि
1,500 वर्ष, आज से 1,500 वर्ष यानी 500 बीसीई से 200 एडी के बीच-बीच में जो मैंने बताया था पीरियड, उसके ब अंदर-अंदर बनी होगी, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन जो वहाँ पर ये लोग कहते हैं कि वहाँ जो अ, कि ये जो व्यक्ति जिसका ये चित्र है, कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं कि ये वहाँ के राजा का है, जो 4000 टू 3500 बीसी के अंदर राज करता। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर गॉड था एंड द गॉड वाज़ ऑफ सर्पेंट, जिसके आप देखें कि ऊपर जो छज्जा है, इस मूर्ति के ऊपर का जो हिस्सा है, अगर आप देखें थोड़ा-सा, तो आपको स्नेक साँप के जैसा, हम जैसे पार्श्वनाथ के ऊपर साँप का दिखाते हैं, इसी तरह का कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। बट आई एम नॉट श्योर कि ये वास्तव में किस भगवान की है या किसकी है, क्योंकि ये अभी भी पुरानी मूर्ति है। और क्या बाद में जो बनाई गई, तो पारसनाथ का कल्चर, क्योंकि मूर्ति बनाने का जो टाइम है, वो तो उस समय तक भगवान पारसनाथ का जन्म हो चुका था। लेकिन वहाँ पर ये बात कैसे गई, क्या हुआ? आई डोंट नो। ना वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट भगवान पारसनाथ के बारे में जानते हैं, ना कोई साइंटिस्ट जानता है, ना इतिहासकार जानता है। ये बात तो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं, लेकिन ये मूर्ति अपने आप में एक गवाही देती है कि ये कोई न कोई जो है, वो या तो सचमुच में ऐसे राजा की है, जो नाग देवी की पूजा करते थे, उसी कल्चर से आ रहे थे, या फिर ये किसी तीर्थंकर की है, जिसकी वो पूजा करते थे, जिसने इस सभ्यता को जो है, लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर इस सारे इतिहास के अंदर जिस नाग देवी की मैंने बात कही, वो भी इनका साथ देती रही। एंड तक उसने साथ दिया, ये एंड तक उस नाग देवी ने साथ दिया। और वो नाग देवी के बारे में ये कहते हैं, उसका नाम था कुकुलकन। कुकुलकन जो है, वो उस नाग देवी जिसको अपन यहाँ पे रेफरेंस में पद्मावती मान सकते हैं, लेकिन कुकुलकन के बारे में जो बात कही जाती है, वो हमारे जैन धर्म से मिलती है। उनका कहना है कि ये जो फीदर, जो कहते हैं ना पंख लगे हुए, तो इस नाग देवी के कुकुलकन के पंख से, और इसका जो पूरा का पूरा हिस्सा है, वो इस बात को स्टैच्यू इस बात को संबोधित करती है, रेफरेंस देती है, संकेत देती है कि इस धरती के ऊपर और धरती के नीचे जीव, ये वहाँ लिखा हुआ है। दिस इज व्हाट इट इज रिटन, दैट अबव एंड बिलो द अर्थ देयर इज ए लाइफ। लाइफ वहाँ है। और उसकी जो विंग्स, जो मैं कह रहा हूँ, जो फीदर्स हैं, जो उड़ते हैं, क्योंकि ये उड़ के भी चलती थी। जब जब भी पहाड़ या बड़ी नदी वगैरह आती थी, तो उड़ के जा चलती थी। तो उनका कहना है कि वो इस बात का द्योतक है, इस बात का संकेत है कि आकाश के अंदर भी जो है वो जीव है। आपसे मैंने प्रारंभ में ही इसलिए आज वो घटना, मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने आपको बताया कि क्यों ये मूर्ति वगैरह इज्जा के अंदर अपन जाएँगे, अभी और बात करेंगे। और अंत में मैं श्री यंत्र जो है, बस आज यहाँ तक, इसके बारे में चर्चा अपन अगले लेक्चर में करेंगे। आज